डाले बेटा हेडिंग डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 0 से 1 ns2, n-1d 0 से 1 ns2. It is the general electronic configuration of D block. यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एंटर करता है n-1 शेल में। n-1 शेल को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आपकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट नंबर 5, 6 जो पे वो लिख लेना आप। इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है वो आप देखिए, +1, +3, +5, +7 ये सारी शो करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा आपका मैग्नीज है, ये +2 भी शो करता है कम से कम, हाईएस्ट +7 भी शो करता है। क्रोमियम है +3 भी शो करता है, +6 भी शो करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगी ओस्मियम और इरिडियम की, +8। ओएस आपका क्या होगा? ओस्मियम। IR क्या होगा? इरिडियम। तो ओस्मियम एंड इरिडियम ये दोनों भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे +8 की। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हीं की होती है। तो क्वेश्चन आता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron, due to presence of unpaired electron in the D subshell, due to presence of unpaired electron in the D subshell। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट आपका, अगर आपने कल लिख लिया हो तो छोड़ देना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर कौन सा ग्रुप बेटा? 12। ग्रुप नंबर 12 को छोड़ के बाकी सभी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। वजह क्योंकि सभी में, बाकी सब में, ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक इन सभी ग्रुप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। अब बेटा डिटेल तो पढ़ाना बहुत ही मुश्किल, इन बातों को समझाना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग पढ़ ले बस यहाँ पे, कि इसमें लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 11 तक डी ब्लॉक में सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वहां तक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। लेकिन जो ग्रुप नंबर 12 है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ग्रुप नंबर 12 में सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं होती है। ये पॉइंट आप खुद से नोट कर ले, ठीक है, कि ग्रुप नंबर 3 से 11 तक तो डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन जो आपका ग्रुप नंबर 12 है इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो ट्रांजिशन भी नहीं होगी, और बिना ट्रांजिशन के कंपाउंड जो है या एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। तो जो आपका ग्रुप नंबर 12 है इट इज ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा ये पॉइंट कल हो गया था,
यस नो में जवाब दो। यस मैम। अच्छा, अब ये मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप नंबर 11 को बोलते हैं कोइनेज मेटल। नो मैम। मैम ये आपने वैसे ही उसमें करवा दिया था टेबल में, लिख ले आप लोग, पॉइंट नहीं लिख ले। लिखवाए। ठीक है ठीक है, सब बच्चे साथ साथ लिख लो। जो ग्रुप नंबर 11 की एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ग्रुप नंबर 11 में, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 11। तो आप यहाँ पे खुद लिख लें कि ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कोइनेज मेटल। बेटा आप लोग साथ साथ लिख पाते हो ना सभी? यस मैम। वॉइस लिख लेते हो बेटा साथ साथ? यस मैम। हाँ बेटा, अपनी नोटबुक्स पूरी रखो। डेली हम राउंड पे जा रहे हैं, तुम्हारे घर पे पहुंचेंगे किसी ना किसी दिन। कॉपियां पूरी होनी चाहिए सभी बच्चों की। तो ग्रुप नंबर 11 को हम बोलते हैं कोइनेज मेटल। आपको पता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों के कॉइन्स बनते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कोइनेज मेटल को। ठीक है बेटा, इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले रब कर देती हूं मैं। ऑल फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड, ये कल हो गया था मेरे ख्याल से, हो गया था ना ये? यस मैम। कि डी Yes, ब्लॉक के सारे एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अब आप एक सिंपल सी बात याद रख लो, कलर्ड कंपाउंड वहां बनेगा, कलर्ड कंपाउंड वहां बनेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी। जहां पर मैम ये भी हो गया था। ट्रांजिशन होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लिख लें कि कलर्ड कंपाउंड वहीं पे बनेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी। तो ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक, यहां तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सभी कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जो आपका ग्रुप नंबर 12 है, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ग्रुप नंबर 12 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन भी नहीं होगी, यहाँ पर कोई ट्रांजिशन भी नहीं होगा। और अगर ट्रांजिशन नहीं होगा तो कोई कलर की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, कोई भी कलर नहीं आएगा। कलरलेस होते हैं ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट। ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट होते हैं कलरलेस। बेटा आयु दास क्लास में लेट आयो, कलरलेस होते हैं ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स। क्यों बता दिया है, ग्रुप नंबर 12 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो यहाँ पे ट्रांजिशन ही नहीं होगी, और बिना ट्रांजिशन के कंपाउंड में कोई कलर भी नहीं आएगा। अब ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स आपको याद होंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जो भी आपका पॉइंट है, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, दे आर गुड कैटलिस्ट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर वेरी गुड कैटलिस्ट। जो बेटा कैटलिस्ट है वो आपको पता है क्या होते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द रिएक्शन। तो ये सारे ही कैटलिस्ट होते हैं, सभी रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। ऑल आर वेरी गुड कैटलिस्ट। ठीक है, कर लेंगे। अब इसके बाद बेटा अगला पॉइंट आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद। बेटा कल वो वीडियो पे ना बाय चांस 11th लिखा गया, वो 10th क्लास की थी। ठीक है, ऑल आर वेरी गुड कैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है वो आपको मतलब की चीज है ही नहीं, बस आप इतना कर लो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बेटा फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा हमारा अदरवाइज। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये बनाते हैं, दे आर गुड कैटलिस्ट। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, एलॉय फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो आपके डी ब्लॉक की मेटल्स है वो सारी क्या बनाती है, एलॉय बनाती है। जैसे आपको पता होगा ब्रास, ब्रास किस किस का एलॉय है, कॉपर का और जिंक का। ऐसे ही ब्रोंज, ब्रोंज किस किस का है, कॉपर का एंड टिन का। ब्रास है, कॉपर है, जिंक, ब्रोंज है, कॉपर है, टिन। तो कॉपर है, जिंक है, टिन है, ये सब किसके एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है।
ठीक है, तो all forms alloy, all are very good catalyst, they form interstitial compound, सारे कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं छोड़ के ग्रुप नंबर 12 को, सभी ट्रांजिशन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इसी वजह से यहाँ पे कलर की फॉर्मेशन होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हाईएस्ट डेंसिटी। जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है इसमें हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? ओस्मियम एंड इरिडियम। जिनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना, उन्हीं की हाईएस्ट डेंसिटी होती है ओस्मियम एंड इरिडियम, OS एंड IR। ठीक है, तो बेटा ये आपके सारे पॉइंट हुए डी ब्लॉक एलिमेंट के। अब एक पॉइंट और है क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर कि भाई कोई भी सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा शो करता है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है या नहीं पड़ता है, नहीं होता है, ये हमें पढ़ना है। तो बेटा जो सब्सटेंस है वो दो तरह की होती है ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा ये दो तरह के सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो पहले आप देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, विच अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो सब्सटेंस बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। बॉयज आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड बेटा। कई बार ये लगता है पता नहीं किसको पढ़ा रहे, कोई बोल ही नहीं रहा। देखिए तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। एंड व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। व्हिच रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो अट्रैक्ट होगा वो पैरामैग्नेटिक है, जो रिपेल होगा वो डायमैग्नेटिक है। अब अट्रैक्ट वो होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ही एलिमेंट मैग्नेट से अट्रैक्शन शो करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और रिपेल वो करेंगे जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे के सारे पेयर्ड हो। ठीक है बेटा, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो ही बनेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। किसमें? डी सबशेल में। किसमें बेटा? ये और लिख लो, डी सबशेल में। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो उसको चेक करने का एक ही तरीका है कि अगर आपके डी सबशेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो वो सब्सटेंस कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। और अगर उसकी डी सबशेल में सारे ही पेयर्ड है तब वो डायमैग्नेटिक। अब यहां से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। अब आप देखिए बेटा, किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पहले आप फॉर्मूला देखो क्या है, U इक्वल टू √n इंटू n+2। U इज इक्वल टू √n इंटू n+2 Bm। बेटा अभी सिखाऊंगी सारे टर्म्स क्या क्या है। U क्या होता है? ये U का मीनिंग है मैग्नेटिक मोमेंट। इससे हम पता करते हैं कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यू का मीनिंग क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। आगे देखो एन। एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। और बीएम का मीनिंग यूनिट है, बीएम तो बोर मैग्नेटोन।
मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है? बीएम। बीएम का मीनिंग क्या होगा? बोहर मैग्नेटोन। तो अभी तो आप लोग ये लिखो फॉर्मूला, इसमें क्या चीज क्या है वो लिख लो, फिर मैं ये आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी। पहले आप लोग इतना कर लो बेटा। U यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, L यहाँ पर है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, और BM जो है वो यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। फुल फॉर्म क्या है BM की? बोहर मैग्नेटोन। तो बेटा बताओ क्या आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया? से यस और नो? यस मैम। रब कर दूं? यस मैम। बॉयज रब कर दूं बेटा? हो गया? यस मैम। सब बच्चों का हो गया ना? मैं रब कर रही हूँ फिर इसको। यस मैम। ओके बेटा, अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सिखाऊंगी, ठीक है? देखिए ध्यान से, हमारे पास एक वीक और बचेगा ना इसके बाद, इस वीक के बाद। 27 को है मैम पेपर। हाँ तो एक वीक और बचेगा ना बेटा, ठीक है? बुझेगा। चलिए देखिए अब आगे। अब हम क्या करेंगे, जो डी ब्लॉक है ना, इसमें एलिमेंट लिखेंगे फोर्थ पीरियड के। आपको पता है डी ब्लॉक जो है वो सिर्फ लास्ट के 4 पीरियड में होता है, 4, 5, 6 और 7 में, ठीक है? तो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट क्या है? शक्ति, वान, करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जा। ये आपको याद होंगे, शक्तिवान, करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जा। आप सबको इनके एलिमेंट के नाम भी पता है ना? बोलो SC से क्या होगा, बोलते जाओ। SC से क्या होगा बताइए सभी, सब बोलो, गर्ल्स भी बॉयज भी। वेरी गुड बेटा, बोलिए। SC से क्या बनेगा? स्कैंडियम। कैंडियम। TI? टाइटेनियम। V से? वैनाडियम। वेनेडियम। वेरी गुड। CR? क्रोमियम। क्रोमियम। MN? मैग्नीज। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? MN से क्या बनेगा? मैग्नीज। वेरी गुड। Fe से? आयरन। CO? कोबाल्ट। कोबाल्ट। निकल। निकल। कॉपर। एंड लास्ट ZN? जिंक। अब आप लोग ये बताओ, इनके एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 21 से? मैम 21 से 30। यस, 21 से लेके 30 तक। बस बेटा अब आवाज नहीं आए किसी की? चलिए अब इन सब की हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी के आसपास नोबल गैस आएगी आर्गन। अपना माइक बंद कर ले सभी, तो माइक बंद करो। तो देखिए अब इन सब के पास नोबल गैस कौन सी आएगी? आर्गन 18। AR। देखिए बेटा सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन तो हो ही चुके हैं, AR 18 हो चुका। अब करने हैं कितने? 21 से लेके 30। तो यहाँ पे बचेगा 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D4 4s2, 3D5 4s1। अभी समझाऊंगी क्यों। 3D6 4s2, 3D5 आएगा, सॉरी 3D6 4s2। अच्छा एक मिनट रुको, मैं थोड़ी सी यहाँ पे
सीरीज गलत होगी, ये 3d5 आएगा यहाँ, अभी समझाऊंगी क्यों आएगा। 4s1, फिर 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। ये आपके एलिमेंट है स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब आपको लग रहा होगा मैम ये क्या लिख दिया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आप सबको ये तो पता है ना कि डी सब शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, n-1 शेल में। कहाँ एंटर करता है बेटा, n-1 शेल में एंटर करता है। n-1 ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 - 1 क्या होगा 3, तो डी सब शेल का इलेक्ट्रॉन n-1 में है 3 में। ठीक है, पहले में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर डी में 2 हो गए, फिर 3 हो गए, बस यहाँ एक्सेप्शन है और एक यहाँ एक्सेप्शन है। जब यहाँ पर लाइन वाइज आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ 4 नहीं आना था, फिर ठीक था 5 6 7 8, फिर यहाँ 9 यहाँ के क्या आ गया 10 आ गया। तो ये आपकी 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक्सेप्शनल है, क्रोमियम की एंड कॉपर की। क्रोमियम की एंड कॉपर की, क्रोमियम की हिसाब से तो क्या होनी थी 3d4 4s2, बट इसकी वास्तव में हुई क्या 3d5 4s1, कि इन्होंने अपना s से 1 इलेक्ट्रॉन किस में दे दिया, d में दे दिया। और ऐसा इन्होंने क्यों किया, खुद की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सेम ऐसे कॉपर है, कॉपर का हिसाब तो ये बनता है 3d9 4s2, बट इसकी वास्तव में आती क्या है 3d10 4s1। बस ये 2 आपकी एक्सेप्शनल है, बाकी आपकी बिल्कुल सेम है। तो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सिखाऊंगी, उसके बाद आप लोग करेंगे। बस तुम्हें ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। ठीक है, ये दोनों बेटा एक्सेप्शन तुम्हें क्यों याद करने हैं, +1 में पढ़ना ये सारी बातें तो आप, या जब 9th का सिलेबस आएगा ना वहां मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी ये मैंने ऐसा क्यों किया। फिलहाल तो बस आप थोड़ा ध्यान रख लो कि क्रोमियम और कॉपर में डी में इलेक्ट्रॉन 4 से 5 हो गए, 9 से 10 हो गए, 4s में 2 से 1 हो गया। अब क्वेश्चन अगर बाय चांस आपका एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर तो कैसे बनेगा वो आप देखिए, अभी समझा देती हूँ। एक क्वेश्चन ध्यान से देख लो, बाकी तो अपने आप कर दोगे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, साथ साथ करो, अब इसको सीख लेना लिखने के बाद, फिर अगला तुम खुद करना। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+3 आयन। आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है Cr+3 आयन का। अब बेटा मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए नोटबुक में लिखना छोड़ के प्लीज बोर्ड पे आप लोग फोकस करें। एक क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है Cr+3 आयन का। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करो, आपको जो भी एलिमेंट दिया है ना, आपको यहाँ पे दिया है क्रोमियम, तो आप यहाँ लिख लो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। एटॉमिक नंबर क्या है क्रोमियम का 24। इसके बाद आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आर्गन तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा देखो बाहर क्या है क्रोमियम की 3d5 4s1, ये क्रोमियम की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सभी लिख लोगे। इसके बाद आप ये देखो तुम्हारे एलिमेंट को चार्ज वार्ज तो नहीं है, तो यहाँ तो एलिमेंट पे चार्ज है, कितना चार्ज है +3। आप बताओ +3 चार्ज का मीनिंग क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ठीक है, तो बेटा वो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ से होगा वो आप देखिए। तो सबसे पहले आप लोग S को खाली किया करो, S को खाली करने के बाद ही D में आओगे, ये बात सब ध्यान रखना, ये लिख लें। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने हैं तो पहले आप S सब शेल को खाली किया करो, उसी के बाद आप लोग D सब शेल में एंटर किया करो। ठीक है, कर लोगे। तो अब देखिए क्या बनेगा बेटा, +3 का मीनिंग लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो H को खाली कर लिया, तो 4s1 को क्या कर दिया 4s0। अब तुम लोग बताओ D में बचे कितने इलेक्ट्रॉन, बोलोगे बेटा 3d3 3 बचेंगे।
बाकी सबको समझ में आया कैसे बचे 3? Yes, ma'am. ओके, से यस और नो सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना है, पहले हमेशा एस को खाली करना, उसके बाद डी पे आना। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन एस में से निकाला और 2 डी में से निकाल लिए। अब आप ये देखो, ये मैंने बनाई डी सबशेल, और आपको पता है डी सबशेल कंटेन 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये आपका डी सबशेल है। फिलहाल आपकी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इलेक्ट्रॉन भरने का रूल क्या है? पहले सबको एक एक मिलेगा, बाद में तो पेयरिंग होती है। तो डी में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन था, मैंने तीनों एक एक में भर दिए। तो अब बताओ यहाँ एन की वैल्यू क्या है? पीछे करवाया था, एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल। एन आपका क्या होता है? Ma'am, 3. डी सबशेल। तो 3 आप है। सभी को समझ में आ रहा है? N is equal to 3. हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो यहाँ n की वैल्यू होगी 3। तो अब u निकाल दो। u निकालने का फॉर्मूला क्या था? √n इंटू n प्लस 2 bm। n की वैल्यू क्या है बेटा? 3। पुट कर दो, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5, और 5 3 जा √15 bm। तो ये आपका आंसर हुआ मैग्नेटिक मोमेंट का। बेटा बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? किसी को डाउट है? Yes, तो hand। बताओ बेटा, बॉयज आप लोगों को ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, तुमने यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल दिया। अब ये और बताओ, ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? जो आपका Cr+3 था, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? अगर डी सबशेल Paramagnetic. अगर डी सबशेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो भी पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ तो सारे ही अनपेयर्ड पड़े हैं। तो अब बताओ, सब मिलके बोलो कैसा सब्सटेंस है ये? Paramagnetic. Paramagnetic. वेरी गुड बेटा, पैरामैग्नेटिक। अब बताओ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं, करोगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबको दूं? चलो देखते हैं। Yes, ma'am. सबसे पहले कौन करता है? जैसे ही तुम्हारा हो जाए प्लीज रेज योर हैंड, उसके बाद अपनी वीडियो ऑन कर देना, मैं सबको दिखाऊंगी आप लोगों ने ये किया है, ठीक है? हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी है, गलत सही कैसा भी करो, लेकिन करो सभी। अब कुछ बच्चे मैं सोच रहे मैम कब बोलेगी, ये है देखो Mn+2, Mn+2, इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालो और ये बताओ सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है? करें बेटा सभी। बेटा नोटबुक पे फोकस करो। बेटा प्राची खुद को अनम्यूट करके बोलो, क्या कह रहे हो? मैम, हाँ बेटा थोड़ा सा फोकस। मेरा हाँ जी, U आया √24 और पैरामैग्नेटिक है। N की वैल्यू 4। √24? यस मैम। नहीं बेटा, यहाँ गलती कर दी, ध्यान से चेक करो। मैम हो गया। और कोई बताना चाहेगा? बोलो। यस मैम, मेरा होगा। निखिल। नाम बोलो बेटा, नाम। निखिल। निखिल बेटा, निखिल वीडियो ऑन करके दिखा अभी। निखिल बेटा वीडियो ऑन करो, तो अभी तो मैं दिखा पाऊंगी सबको। हाँ बेटा दिखाओ नोटबुक में, शाबाश। देखो भाई निखिल का, देखते हैं निखिल ने कैसे किया है। भाई निखिल का बिल्कुल ठीक है बेटा, निखिल का एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। ये क्लैपिंग मेरी तरफ से बेटा तुम्हारे लिए। वेरी गुड बेटा। सभी देखो बेटा, ऐसे फोकस रखना। निखिल एक मिनट रखो बेटा वापिस। सब देखो, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, कॉन्फ़िगरेशन बनी 3d5 4s2। फिर मैग्नीज पे +2 चार्ज था, मींस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, 4s 0 हो गया।
तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और पांचों ही अनपेयर्ड है, तो एन की वैल्यू 5 है, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा, तो यू आप निकाल ही दोगे, √5 × 7 √35 आया। सभी बच्चों का हो गया अभी ये क्वेश्चन? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका निखिल। बाकी बच्चे बेटा ठीक है, बंद कर लो, सबने देख लिया होगा। तो भाई निखिल का देख लो, इसको मैं बोर्ड पे क्या करवाऊंगा। तो अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, 2 में आपको आयन दे रही हूं, आपको ये बताना है इन दोनों में ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा, Fe+2 या Fe+3? विच वन इज मोर पैरामैग्नेटिक? जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो Fe+2 फेरस और Fe+3 फेरिक। टाइम पूरा होने वाला है, कोई बात नहीं, आप लोग करें। इन दोनों में ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा है वो आपको बताना है। Fe2+. Fe2+। पक्का? Fe2+. ये Yes, ma'am. बताओ n की वैल्यू कितनी है? Fe2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6. 6। नो, यू आर रॉन्ग, 6 नहीं है। देखो 4.